ऑडियो बुक वाङ्मय 22 चेतन अचेतन एवं सुपर चेतन मन चैप्टर 3 पार्ट 66 अति मानवी चेतना की उपलब्धि। मस्तिष्कीय क्षमता से हर कोई परिचित है। बुद्धिमान, दार्शनिक, कलाकार, वैज्ञानिक अपनी पैनी सूझबूझ के आधार पर ही अनोखी सफलताएं प्राप्त करते हैं। परिचित मस्तिष्क से ऊपर एक और दिव्य चेतना स्रोत है जहाँ चित्त शक्ति निवास करती है। मनोवैज्ञानिकों की भाषा में इसे अचेतन मन कहते हैं। सुपर ईगो के रूप में इसी की विवेचना की जाती है। योग शास्त्रों में इसे देवलोक, अतीन्द्रिय चेतना का केंद्र, अनेक रिद्धि सिद्धियों का भंडार माना गया है। इस क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त करने वाला अलौकिक, असाधारण, अति मानव एवं सिद्ध पुरुष बन सकता है। यह एक अद्भुत संयोग है कि जब अचेतन जागता है तब प्रबुद्ध मस्तिष्क सोता है, और जब प्रबुद्ध मस्तिष्क जागता है तो चित्त सोता रहता है। दोनों एक साथ कार्यरत नहीं रह सकते। योग निद्रा उत्पन्न करके पूर्ण या आंशिक समाधि में जाया जा सकता है और अति मानवी अनुभूतियों के क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। कभी कभी संयोगवश, संस्कारवश योग निद्रा सामान्य निद्रा में सामान्य लोगों को भी प्राप्त हो जाती हैं और वे ऐसे स्वप्न देखते हैं जो तथ्यपूर्ण भविष्य का आभास देने वाले होते हैं। सामान्य स्वप्न तो आमतौर से निरर्थक ही होते हैं, पर सार्थक स्वप्नों के प्रमाण भी कम नहीं मिलते। शिकागो विश्वविद्यालय के एक मनोवैज्ञानी डॉक्टर डेविड नीडर ने स्वप्नों के साथ जुड़े रहने वाले तथ्यों पर लंबे समय तक खोज की है। उनका कथन है कि बहुत सपने आश्चर्यजनक रीति से तथ्यपूर्ण होते हैं। उनसे कई बार समस्याओं के ऐसे समाधान मिलते हैं जैसे जागृत अवस्था में बहुत माथा फोड़ी करने पर भी नहीं मिल पाते। मनःशास्त्री डॉक्टर हैवलॉक एलिस का कथन है, हमारा अचेतन स्वप्नों की भाषा में ऐसे तथ्यों को प्रकट करता है जिसे समझने पर हम अत्यंत महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। कई बार तो वे हमें हमारी समस्याओं के अद्भुत किंतु सही समाधान प्रस्तुत करते हैं। रोम में भी ऐसी ही एक घटना हुई जिसमें स्वप्नों की सच्चाई का आभास मिला। श्रीमती एमिलिया का व्यापारी पति अचानक गायब हो गया। उसने पुलिस में इसकी रिपोर्ट की और साथ ही यह भी लिखाया
कि उसने ऐसी हुलिया के व्यक्ति को उसकी हत्या करते सपने में देखा है। सपना नोट कर लिया गया, पर उसकी प्रामाणिकता पर किसी को विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि खोए व्यक्ति के मर जाने तक का कोई सबूत न था। फिर हत्या की बात कैसे सच मानी जाए? बहुत दिन बाद हत्या के प्रमाण मिले और गुप्तचर विभाग ने छद्म रूप में पादरी बनकर रह रहे हत्यारे को खोज निकाला। सुराग आगे चले और हत्या उसी व्यक्ति द्वारा किए जाने की बात पूरी तरह प्रमाणित हो गई। आयरलैंड की पुलिस ने एक हत्यारे को पकड़ने और उसका अपराध सिद्ध करके फांसी दिलाने में सपने द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर सफलता प्राप्त की थी। तिएरासी निवासी एक व्यक्ति हिकी ने अपने मित्र को पैसा लूटने के उद्देश्य से चाकू मारकर कत्ल कर दिया। मृतक के गायब होने भर की सूचना पुलिस को दी। वह यह पता लगाने में व्यस्त थी कि आखिर उस व्यक्ति का क्या हुआ। इस खोजबीन में एक छोटे होटल के मालिक रोजर्स ने पुलिस को बताया कि उस युवक की हत्या हो गई है और वह उस हत्या का सुराग दे सकता है। पूछताछ में रोजर्स की पत्नी ने बताया कि कुछ दिन पूर्व वह दोनों उसके होटल में जलपान करने आए थे। इससे पूर्व उसने ठीक उसी हुलिया के दो व्यक्तियों में से एक के द्वारा दूसरे की हत्या किए जाने का स्वप्न देखा था। इस समता से उसे बहुत आश्चर्य हुआ और उसने उन्हें उस भवतव्यता की सूचना देकर कुछ दिन होटल में ही ठहरे रहने की सलाह दी, किंतु वे चले गए। सपने में जिस स्थान पर हत्या हुई उसका चित्र पत्नी के मस्तिष्क में है। वह उस जगह को खोजने में सहायता दे सकती है। पुलिस ने इस दंपति की सहायता ली और उस झाड़ी को खोज निकाला जहां युवक की लाश पड़ी थी। हत्यारे का जो हुलिया बताया गया था वह हिकी से मिलता था, अस्तु उसे पकड़ा गया। अंततः हत्या को प्रमाणित करने वाले ऐसे अनेक सूत्र मिल गए जिसके आधार पर अदालत द्वारा हत्यारे को फांसी की सजा दी जा सकी। विश्व प्रसिद्ध गणितज्ञों में कई ऐसे हैं जो अपने आविष्कृत सिद्धांतों की सफलता का श्रेय स्वप्नों में उपलब्ध हुई प्रेरणाओं को देते हैं। इन गणितज्ञों में फुडसियन स्ट्रीट और हेनरी फार के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। सम्राट सीजर और हेनरी तृतीय को अपनी हत्याओं की पूर्व सूचना सपनों में मिल चुकी थी, जिसे उन्होंने अपने प्रिय जनों को बता भी दिया था। प्रयत्न करने पर भी वे हत्याएं टाली न जा सकी। चर्चिल, लॉर्ड किचनर और जनरल गैडार्ड को कई भयंकर दुर्घटनाओं की पूर्व सूचना
स्वप्नों में मिल गई थी। अवसर आने पर उन्होंने स्वप्नों की बात को ध्यान में रखते हुए विशेष सतर्कता बरती और अपनी जानें बचा लीं। एक दूसरे नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर पाडलिंग ने भी यह बताया था कि उन्हें अनेक नए वैज्ञानिक विचारों की प्रेरणा स्वप्नों में मिली है। बेंजीन परमाणु के संबंध में नई खोज करने के लिए वैज्ञानिक कैक्यूल ने अच्छी ख्याति प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी खोज की प्रेरणा का स्रोत अपने एक स्वप्न से उपलब्ध किया था। ऐसा ही अनुभव विज्ञानवेत्ता लुई एगाजिस का है। उनकी जीवाश्म संबंधी खोजें कैसे सफल हुई, इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा, मुझे स्वप्नों के इशारे से अपनी खोजें आगे बढ़ाने की अक्सर प्रेरणा मिलती रही है। अमेरिका के औषधि शास्त्रज्ञ डॉक्टर ऑट्टो लॉबी ने जिन आविष्कारों के आधार पर नोबेल पुरस्कार जीता, उसकी मूल प्रेरणा उन्हें स्वप्नों में ही मिली थी। शारीरिक तंतुओं, स्नायुओं और कोशिकाओं पर वे कुछ शोध कर रहे थे, पर ऐसे आधार नहीं मिल रहे थे जिनके सहारे किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सके। ईस्टर की पहली रात को स्वप्न में उन्हें आवश्यक सूत्र हाथ लगे, जिन्हें उन्होंने आंख खुलते ही नोट कर लिया। एक दिन दोपहर को भी इसी खोज के संबंध में ऐसा स्वप्न दिखा जिसमें वे कुछ प्रयोग कर रहे थे, उसे भी उन्होंने नोट किया। यद्यपि आरंभ में वे नोट अटपटे लगे, पर अंततः वे उसी आधार पर अपने प्रयोगों में सफलता प्राप्त करने में समर्थ हुए। अपनी अद्भुत कल्पनाओं के उठने का मूल स्रोत कहाँ है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए महावैज्ञानिक आइंस्टीन ने एक बार कहा था, प्रायः निद्रित अथवा अर्धनिद्रित स्थिति में कभी कभी ऐसे समय आते हैं जब मस्तिष्क अपनी सामान्य मर्यादाओं का उल्लंघन कर सूचनाएं देने लगता है, जिनके आधार पर आविष्कारों की आधारशिला रखी जा सके। आइंस्टीन कहते थे, विज्ञान और गणित के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि यह दृश्य संसार स्वप्नों के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उन्होंने लाइफ पत्रिका के प्रतिनिधि को भेंट देते हुए कहा था, सामने खड़ा हुआ वृक्ष यद्यपि अपना अस्तित्व भली प्रकार प्रमाणित कर रहा है, तो भी वस्तुतः यह एक स्वप्न के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। मेस्मेरिज्म, हिप्नोटिज्म, क्लैरवॉयंस, टेलीपैथी आदि की स्थिति प्रबुद्ध मस्तिष्क को प्रसुप्त करके ही उत्पन्न की जाती हैं।
यदि चेतन मस्तिष्क पूर्ण सजग रहे और तर्क बुद्धि के साथ निंद्रित न होने का संकल्प किए रहे, तो उनमें से एक भी आध्यात्मिक स्थिति उत्पन्न नहीं हो सकती है। जागृत मन को निंद्रित करके ही अचेतन को अध्यात्म भूमिका में कुछ अधिक योगदान दे सकने योग्य बनाया जा सकता है। प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, यह 4 अवस्थाएं प्रबुद्ध मन की स्वाभाविक चंचलता को निग्रहित करके एकाग्रता के केंद्र बिंदु पर रोके रखने के लिए की जाती हैं। इनमें जितनी सफलता मिलती जाती है, मस्तिष्क शांत और समाहित होता चला जाता है। साथ ही चित्त शक्ति का जागरण आरंभ हो जाता है। हठ योगी कई प्रकार की समाधि लगाते हैं। उसे थोड़े समय में आरंभ करके लंबे समय तक ले जाते हैं। कई घंटों से लेकर कई महीनों तक समाधि लगाने वाले योगियों का वर्णन प्रामाणिक प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा मिलता है। इससे प्रतीत होता है कि मानवीय संकल्प बल न केवल बाह्य प्रयोजनों में वरन अपने शरीर की अनिवार्य गतिविधियों को इच्छानुसार नियंत्रित अवरुद्ध करने में भी सफल हो सकता है। पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह से अंग्रेजों ने एक राजनैतिक संधि की। इसी संदर्भ में अंग्रेज सरकार का एक प्रतिनिधि मंडल महाराजा से मिलने अदीना नगर पहुंचा। उन दिनों वे वहीं ठहरे हुए थे। अंग्रेजी दल में पॉलिटिकल सेक्रेटरी W.H. मैकनाटन, पॉलिटिकल एजेंट कप्तान वार्ड, मिलिट्री सेक्रेटरी W.G. ओसबॉर्न, कप्तान G. मैकग्रेवर, डॉक्टर डूमंड आदि थे। घटना 1838 की है। उन दिनों पंजाब में एक ऐसे योगी की बहुत ख्याति थी जो महीनों तक समाधि लगाकर भूमि में गड़ा रहता था। अंग्रेजी दल ने राजनैतिक बातों से निपटकर महाराजा से उस योगी के चमत्कार दिखाने की व्यवस्था कर देने का अनुरोध किया। महाराजा ने साधु से पूछवाया और उसके सहमत होने पर प्रदर्शन की व्यवस्था बना दी। इस भूमि समाधि का विस्तृत वर्णन उस दल के एक सदस्य W.G. ओसबॉर्न ने एक पुस्तक लिखी है। पुस्तक का नाम है रणजीत सिंह। उस पुस्तक में लिखा है, महाराज, अनेक सरदार और अंग्रेजी दल की उपस्थिति में योगी ने अपने मुख, नाक, कान के छिद्रों को छोड़कर शेष सारा शरीर मौन से बंद किया ताकि किसी रोमकूप से उसके भीतर वायु का आवागमन न हो। इसके बाद योगी समाधिस्थ हो गया। शरीर को एक मजबूत बोरी में बंद कर लिया गया और
उस पर सील मुहर लगा दी गई। बोरी को संदूक में बंद कर दिया गया और उस पर ताला लगा दिया गया। गड्ढे में मिट्टी भरी गई। मिट्टी पोली न रहे इसलिए उसे भली प्रकार रौंदा गया। इसके बाद उस जमीन पर जौ बो दिए गए ताकि कोई उखाड़ पछाड़ की जाए तो उसकी साक्षी जौ के पौधे दे सके। यह सारी क्रिया जनरल वेंट्रा ने अपने हाथों पूरी की ताकि उसमें कहीं किसी आशंका की गुंजाइश न रहे। समाधि भूमि पर मिलिट्री का कड़ा पहरा बिठा दिया गया। 10 महीने बाद गड्ढा खोदा गया। खोदते समय सारे अफसर मौजूद थे। कप्तान वार्ड ने अपने हाथों संदूक निकाला और सील खोली। योगी की नाड़ी और हृदय की धड़कन बिल्कुल बंद थी, तो भी वे जीवित थे। सारा शरीर ठंडा था, सिर्फ कपाल गर्म था। उन्हें गर्म पानी से स्नान कराया गया। धीरे धीरे 2 घंटे में वे होश में आ गए। इस लंबी अवधि में योगी के नाखून और बाल नहीं बढ़े थे। इसी प्रकार की एक अन्य भूमि समाधि का वर्णन डॉक्टर मैकग्रेवर ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ द सिक्स में दिया है। उसमें हरिदास नामक एक योगी द्वारा लाहौर में 40 दिन के लिए ली गई समाधि का वर्णन है। यह भी महाराजा रणजीत सिंह और अंग्रेज अफसरों की उपस्थिति में ली गई और खोली गई थी। इन्हीं साधु ने एक समाधि जैसलमेर में भी ली थी। समाधि स्थिति को प्राप्त करने में कई प्रकार के लाभ उठाए जा सकते हैं। 1. प्रबुद्ध मस्तिष्क को गहरा विश्राम देकर उसे अधिक स्वस्थ, सक्रिय एवं बुद्धिमान बनाया जा सकता है। 2. अचेतन मस्तिष्क को जागृत करके उसकी अतीन्द्रिय क्षमता बढ़ाई जा सकती है और चमत्कारी सिद्ध पुरुषों की देव भूमिका में पहुंचा जा सकता है। 3. शरीर की गतिविधियां रोक सकने में समर्थ संकल्प बल की आग में संसार की कठिनाइयों को गलाया जा सकता है। जो कठिन हैं उन्हें सरल बनाया जा सकता है। दूसरों को आध्यात्मिक योगदान देकर सुखी बनाया जा सकता है। 4. दीर्घ जीवन का उद्देश्य पूरा करने के लिए कायाकल्प का रहस्यमय अमृत प्राप्त किया जा सकता है। यह 4 लाभ प्रत्यक्ष हैं। अन्य छोटे बड़े वरदान और भी इस स्थिति के साथ जुड़े हुए हैं। रामायण कथा के अनुसार रावण का भाई कुंभकर्ण 6 महीने जागता था। यदि यह कथा सही है तो उस प्रक्रिया के द्वारा मनुष्य को जरा मरण से मुक्त किया जा सकता है। 6 महीने की सुषुप्तावस्था में कोशिकाओं की
इतनी क्षतिपूर्ति हो सकती हैं कि वे पुनः कायाकल्प की तरह नए सिरे से नव जीवन जैसा कार्य प्रारंभ कर सकें। इस प्रकार आमदनी तथा खर्च बराबर होते रहने की प्रक्रिया अनंत काल तक चलती रह सकती है और मनुष्य को अमरता का लाभ मिल सकता है। वृद्धावस्था थकान का नाम है। थकान का अर्थ है आमदनी से खर्च का अधिक होना, विकृतियों के निराकरण में अवरोध उत्पन्न होना, मौत के निकट घसीट ले जाने वाली यही कठिनाइयां हैं जिन्हें प्रसुप्त निद्रा पद्धति अपनाकर निरस्त करने की बात आजकल वैज्ञानिकों के मस्तिष्क में चल रही है। विज्ञान ने यह स्वीकार कर लिया है कि यदि मनुष्य को चीर निद्रा में सुलाया जा सके तो उसे रोगों और थकान के पंजे से छुड़ाकर नव जीवन प्रदान किया जा सकता है। समाधि की विधि व्यवस्था तो भौतिक विज्ञान में नहीं है, पर उनने शीत निद्रा का एक नया तरीका ढूंढा है। विज्ञानी डेल कारपेंटर का कथन है कि मनुष्य को ठंडा करके गहरी सुषुप्तावस्था में सिद्धांततः पहुंचाया जा सकता है। अब उसका व्यावहारिक रूप ही सामने लाना बाकी है। न्यून तापमान में भी जीव कोशों में पाया जाने वाला ग्लाइकोल रसायन प्राणी को जीवित रख सकता है। इस प्रयोजन से एक विशेष रसायन खोज निकाला गया है, डाई मिथाइल सल्फो ऑक्साइड। इसकी सहायता से गहन शीत निद्रा में मनुष्य को भेजा जा सकेगा, साथ ही उस स्थिति में उत्पन्न हो सकने वाले संकटों की संभावना से भी उसे बचाया जा सकेगा। शीत निद्रा की समाप्ति कैसे होगी, इसके संबंध में अभी कल्पना यही है कि वैसा करना वातावरण में तापमान बढ़ाकर ही संभव हो सकता है। जो प्राणी शीत ऋतु में निद्रा मग्न होते हैं, वे गर्म ऋतु के प्रभाव वातावरण में आने से उत्तेजना ग्रहण करते हैं। अभीष्ट तापमान उत्पन्न होने पर उनकी जीव कोशिकाएं सजग होने लगती हैं। शीत ऋतु में सोए मेंढकों को पकड़कर गर्म कमरे में रखा गया तो वे जग पड़े और भोजन की तलाश में उछल कूद करने लगे। शीत निद्रा में सुलाए गए मनुष्य को भी जब जगाना हो, तब उसके लिए प्रयत्न पूर्वक अथवा स्वसंचालित पद्धति से ऐसी व्यवस्था करनी पड़ेगी कि नियत समय पर आवश्यक गर्मी उत्पन्न होने लगे और सोया हुआ मनुष्य उस निद्रा को त्याग कर पुनः सक्रिय हो सके। प्रयत्न शीत निद्रा के भौतिक हों, हिप्नोटिज्म स्तर के मानसिक हों अथवा समाधि स्तर के आध्यात्मिक हों, हर हालत में सर्वतोमुखी विश्राम एवं शांत एकाग्र समाधान की आवश्यकता अति महत्वपूर्ण समझी जाती रहेगी। उसे प्राप्त करके
हम अतीन्द्रिय शक्ति संपादन से नए क्षेत्र में प्रवेश कर सकते हैं। निसंदेह वह क्षेत्र इतना बहुमूल्य है कि जो उसमें प्रवेश करेगा वह असामान्य अति मानवीय विभूतियां उत्पन्न करके रहेगा। पार्ट 66 समाप्त।